प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड ईयर के इतिहास विषय में बंगाल पर अंग्रेज़ों के प्रभुत्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन यद्यपि इस समय से बहुत पहले हो गया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में कदम रखे थे और वहीं से यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो भारत में प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी इस रूप में भारत में आते हैं। इनका प्रारंभ में जो उद्देश्य है वह व्यापार तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ की राजनीतिक स्थितियों का ये अवलोकन करते हैं वैसे वैसे इनके मन में धारणा पनपने लग जाती है कि क्यों न हम यहाँ की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करें। तो यूरोपीय कंपनियों में इस प्रकार आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में जब ये संघर्ष यूरोपीय कंपनियों में प्रारंभ हुआ तो इन यूरोपीय कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति के तौर पे अंग्रेज़ों का उदय है वह होता है और अंग्रेज़ यहाँ पर एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर आते हैं। कर्नाटक के युद्धों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब कर्नाटक के युद्ध लड़े जा रहे थे उसी समय अंग्रेज़ों ने बंगाल की ओर भी ध्यान दिया। उस समय बंगाल का जो नवाब था, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया, प्लासी का जो युद्ध लड़ा, तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला से पहले हमें अंग्रेज़ों की बंगाल की पृष्ठभूमि को देखना होगा। अंग्रेज़ों ने बंगाल में सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वह 1651 में हुगली में की थी और वहीं से अंग्रेज़ों का जो व्यापार चक्र है वह बंगाल में प्रारंभ हो गया था। 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये के बदले निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा है वह दे दी थी, जिसे दस्तक प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दस्तक के माध्यम से अंग्रेज़ों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और अधिक से अधिक लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ इस दस्तक प्रथा के माध्यम से न केवल अपने सामान अपितु हिंदुस्तानी व्यापारियों का सामान भी अपना बता करके अधिक से अधिक लाभ उठा रहे थे। सिराजुद्दौला से पहले जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, वह अंग्रेज़ों के व्यापारिक चक्र को समझता था। वह इन्हें मधुमक्खियों की संज्ञा के नाम से संबोधित करता था। वह कहता था कि इन्हें यदि नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां का निधन हो गया था तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो अलीवर्दी खां का दोहित्र था। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर उसके प्रतिद्वंदी भी स्टार्ट हो गए थे जो सिराजुद्दौला की सत्ता को नहीं मानते थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी सिराजुद्दौला की जो मौसी है घसीटी बेगम, वो भी सिराजुद्दौला की विरोधी थी। और ये जो विरोधी हैं ये अंग्रेज़ों के पास में पहुंच जाते हैं। अंग्रेज़ों ने इन्हें शरण देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में जो उनका जो दुर्ग था, जिसे फोर्ट विलियम के नाम से भी जानते हैं, उसे किलाबंद कर दिया था। वहाँ पर तोपें चढ़ा दी थी। फ्रांसीसियों का भय है वो दिखाया गया और इस किले में अंग्रेज़ों ने भगोड़े जो लोग थे, सिराजुद्दौला के जो भगोड़े लोग थे, उनको शरण देना भी प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ सिराजुद्दौला की आज्ञाओं को अभी टाल मटोल करने लग गए, तो यह सिराजुद्दौला के लिए खुली चुनौती थी। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को दंडित करने का निश्चय किया और इस निश्चय के तहत
15 जून 1756 ईस्वी को वह फोर्ट विलियम को घेर लेता है। 5 दिन के पश्चात अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था रॉजर ड्रेक तथा अन्य प्रमुख जो उनके व्यक्ति थे वे पिछले दरवाजे से भाग निकले। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार करके मानिक चंद को वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया और स्वयं मुर्शिदाबाद चला गया। इसी दौरान जब सिराजुद्दौला का कलकत्ता के ऊपर अधिकार हुआ था उस समय एक घटना घटी जिसे ब्लैक होल घटना के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था 20 जून को, और 20 जून की रात्रि को जो बंदी बनाए गए थे 146 कैदी, उनको 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच एक छोटे कक्ष में उन्हें बंद कर दिया गया। सुबह जब खोला गया देखा गया उनको, तो उनमें से 146 कैदियों में से केवल 23 कैदी ही जीवित बचे थे, और जीवित बचने वालों में होलवेल भी एक व्यक्ति था जिसने बाद में इस घटना को उजागर किया। यह जो घटना घटित हुई थी, इस घटना के कारण अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध का बहाना उनको मिल गया और उन्होंने सिराजुद्दौला को बंगाल से अपदस्थ करने का निर्णय ले लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मद्रास से अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना है, उस समय मद्रास अंग्रेज़ों का एक बड़ा केंद्र था, और वहाँ से अंग्रेज़ों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता की तरफ रवाना की। यह सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ने वाली थी, लेकिन इस समय इनको कलकत्ता है वो भेजा जाता है। क्लाइव कलकत्ता की तरफ आ जाता है और कलकत्ता का जो प्रभारी है मानिक चंद, उसको घूस दे करके कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार है वो स्थापित हो जाता है। जब कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया तो अंग्रेज़ों की स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाती है, और अब यहाँ पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ में समझौता करने का निश्चय किया। और इस निश्चय के तहत हम देखते हैं कि अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। यह संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में होती है। इस संधि के माध्यम से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को व्यापार के जो भी पुराने अधिकार थे वे उनको वापस कर दिए। कलकत्ता की जो किलाबंदी करने की अनुमति उसने अंग्रेज़ों को पुनः दे दी, और उसने यह भी तय किया कि अंग्रेज़ों की जो क्षतिपूर्ति हुई है, अंग्रेज़ों को जो उस समय जब कलकत्ता पर उसने आक्रमण किया था उस समय अंग्रेज़ों को जो भी क्षति हुई है उसकी वह क्षतिपूर्ति करने को तैयार है, अर्थात उसने वचन ये दे दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ है वो आक्रांता की भूमिका में आ गए, और अब अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि सिराजुद्दौला है वह अली वर्दी खां का दोहित्र था, और जब अली वर्दी खां का दोहित्र है तो स्वाभाविक बात है उसके अन्य प्रतिद्वंद्वी भी तैयार होने लग गए थे। सिराजुद्दौला के व्यवहार के कारण उसके स्वयं के जो कर्मचारी थे, सेना से संबंधित हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध होने लग गए थे, और ये जो असंतुष्ट लोग थे इन्हें ही लॉर्ड क्लाइव ने साधने का प्रयास किया। जैसे बंगाल का जो नवाब का जो सेनापति मीर जाफर था उसको क्लाइव ने अपनी तरफ मिलाया, बंगाल का जो साहूकार था जगत सेठ उसको मिलाया, राय दुर्लभ को मिलाया, और अमीन चंद इनका बिचौलिया बनकर सामने आता है। यह तय हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए और उसके लिए कंपनी को कृतार्थ करेगा, और कंपनी को जो भी क्षति पहुंची है वह उनकी भरपाई करेगा। इस प्रकार से षड्यंत्र की गोटियां हैं वो सजा दी जाती हैं। सिराजुद्दौला के विरोधियों को क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया
और जब ये तैयारियां हो जाती हैं तो क्लाइव है वो मार्च 1757 ईस्वी को चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है। युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और दोनों सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए सामने आती हैं और यह युद्ध है अब 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में लड़ा गया था। प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो क्लाइव का खेमा था, अर्थात अंग्रेज़ों का जो खेमा था, उसमें 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक उसमें सम्मिलित थे। जबकि हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की तरफ 50,000 सैनिक थे। उसका सेनापति मीर जाफ़र था, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। सिराजुद्दौला की जो अग्रगामी सैनिक टुकड़ी थी उसमें मीर मदन वह मोहन लाल सम्मिलित थे, जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हुए और वे अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उनकी संख्या कम थी, वो युद्ध में मारे जाते हैं और इस युद्ध में हम देखते हैं कि मीर जाफ़र है वह खड़ा खड़ा ही दर्शक मात्र बना रहा, जबकि वह नवाब का सेनापति था। वह चाहता तो नवाब की तरफ लड़ सकता था, लेकिन वह षड्यंत्र में पहले ही सम्मिलित हो चुका था और वो युद्ध में नहीं लड़ा और इसके कारण इस युद्ध में क्लाइव विजेता बनकर के उभरता है। सिराजुद्दौला है वह युद्ध मैदान से भाग जाता है और उसे बाद में गिरफ्तार करके मार दिया गया और मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब है वो बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने बिना अधिक सैनिक शक्ति का प्रयोग किए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। यह एक षड्यंत्र था। इस युद्ध का सैनिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध का महत्व है, क्योंकि बंगाल में अब जो नया नवाब बना था मीर जाफ़र, वह अंग्रेज़ों की कठपुतली था। अंग्रेज़ों ने जैसे चाहा उसको वहाँ पर नचाया, जितना चाहा उतना धन उससे वसूल किया और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बंगाल के खजाने का भरपूर उपयोग किया और इस खजाने से अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, अपनी सैनिक स्थिति को बढ़ाया और अन्य जो युद्ध आगे लड़ने वाले थे उनमें अंग्रेज़ों की स्थिति है यहाँ से सुदृढ़ होने लग जाती है। लेकिन मैंने बताया है कि यह युद्ध एक षड्यंत्र था। इतिहासकार के.एम. पनिकर ने इस युद्ध के संदर्भ में कहा है कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। बंगाल के संघर्ष की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। यद्यपि मीर जाफ़र नवाब बन गया था, लेकिन वह कितने दिनों तक अंग्रेज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, यह देखने वाली बात थी। वह अधिक दिनों तक अंग्रेज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। वह अधिक दिनों तक अंग्रेज़ों का उपयोगी नहीं रह सकता था। तो इसलिए बाद में अंग्रेज़ों ने 1760 में मीर जाफ़र जब उनके लिए उपयोगी नहीं रहा तो उन्होंने मीर जाफ़र के स्थान पे उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इस प्रकार से मीर जाफ़र को उसने जैसे कार्य किया था अपने स्वामी के प्रति, वैसी ही सज़ा उसको अब 1760 में मिल जाती है और मीर कासिम बंगाल का नया नवाब है वो बन जाता है। मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, अंग्रेज़ बंगाल के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हैं। तो मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था, वह इन कार्यों को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए बाद में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य भी झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो अगली क्लास के अंतर्गत हम आगे के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज तक इतना ही। धन्यवाद।